प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम आज 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक शेमुशी भाग 2 के सप्तम पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का शीर्षक है सौहार्दम प्रकृतेः शोभा। बच्चों, यह नाट्य विधा पे आधारित पाठ है। इसमें सभी पात्र मंचन कर रहे हैं, नाटक के माध्यम से किसी संदेश को देने का प्रयास कर रहे हैं। इस पाठ का संदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करता है, किंतु सभी का अपना अलग अलग महत्व है, परंतु उसके बाद भी सभी सामूहिक रूप से जब कार्य करते हैं तभी प्रकृति की शोभा है। तो इससे कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग महत्व उतना नहीं होता। हर व्यक्ति की अपनी कोई ना कोई विशेषता है, यद्यपि माना, परंतु सब जब मिलकर रहते हैं और किसी कार्य को मिलकर करते हैं तो उस सौहार्द से सबका कल्याण होता है और सभी खुश रहते हैं। तो आइए बच्चों, नाटक विधा के माध्यम से इस पाठ को समझने का प्रयास करते हैं। वनस्य दृश्यम, एक वन का दृश्य है। समीपे एव एका नदी वहति, समीप में ही एक नदी बह रही है। एव एका, यहां पे वृद्धि संधि है बच्चों। एवैका, तो समीप में ही एक नदी बहती है। एकः सिंह सुखेन विश्राम्यते, एक शेर है जो सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है। तदैव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनाति, तभी एक बंदर कहीं से आकर के क्या करता है, उसकी पूंछ को पकड़ करके घुमा देता है। क्रुद्धः सिंहः तम प्रहर्तुमिच्छति, गुस्साया हुआ शेर उसको मारना चाहता है, परंतु वानरस्तु कूदित्वा वृक्षम आरूढ़ः, तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम् आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति, तभी दूसरा बंदर कूद करके वृक्ष से नीचे आता है और क्या करता है, शेर के कान को खींच करके फिर से पेड़ पर चढ़ जाता है। एवमेव वानराः वारं वारं सिंहं तुदन्ति, इस प्रकार बंदर बार बार करके शेर को परेशान करने लग जाते हैं। क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति, गुस्साया हुआ शेर इधर से उधर भागता है, बहुत तेज गरजता है। परम किमपि कर्तुम असमर्थः एव तिष्ठति, पर वो कुछ भी करने में समर्थ नहीं रह पाता है। वानराः हसन्ति वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति, वानर क्या करते हैं, उसके ऊपर हंसते हैं और वृक्ष के ऊपर बहुत सारे बैठे हुए पक्षी भी सिंह की इस मनोदशा को देख करके हर्ष मिश्रित एकदम खुशी से संतृप्त होते हुए कलरव करने लग जाते हैं, चहचहाने लग जाते हैं। देखते हैं कि शेर परेशान हो रहा है परंतु कुछ भी कर नहीं पा रहा है। निद्रा भंग दुखेन वनराजः सन्नपि तुच्छ जीवैः आत्मनः एतादृश्या दुरवस्थया श्रान्तः सर्वजन्तून् दृष्ट्वा पृच्छति, अपनी निद्रा के भंग हो जाने से परेशान होकर के जो थोड़ा सा विश्राम करने के लिए एक पेड़ के नीचे आकर के बैठा था, वह निद्रा के भंग हो जाने से, उसमें बीच में अड़चन पड़ जाने के कारण से वन का राजा होते हुए भी, और वो भी तुच्छ जीव से, जो छोटे छोटे जीव हैं, इनके माध्यम से अपनी इस दुर्वस्था पे, अपनी इस हालात पर
थकता हुआ सभी जंतुओं को देख करके पूछता है। सभी जंतु आसपास ही पेड़ पर बैठे हुए थे, तो उनको देख करके पूछता है, कुछ नदी के आसपास हैं, सभी जंतु आसपास ही वहां पर विद्यमान हैं। तो सिंह क्रोधेन गर्जन भोः अहं वनराजः किं भय न जायते किमर्थं मामेवं तुदन्ति सर्वे मिलित्वा। सिंह क्रोध से चिल्लाता हुआ, गरजता हुआ कहता है, भोः, अरे सुनो, क्या तुम सबको डर नहीं लगता? मैं वनराज हूं, अहम वनराजः, मैं जंगल का राजा हूं। क्या तुमको डर नहीं लगता? किमर्थम मामेवं तुदन्ति, क्यों मुझे इस प्रकार तुम सब मिल करके परेशान कर रहे हो? तो उनमें से एक बंदर कहता है, एकः वानरः सिंहः यतः त्वं वनराजः भवितुं तु सर्वथा अयोग्यः। सिंहः, वैसे तो तुम वन के राजा होने के सर्वथा अयोग्य हो, तुम इसके लायक नहीं हो। राजा रक्षकः भवति परं भवान् तु भक्षकः। राजा तो रक्षक होता है, पर आप तो भक्षक हो। अपि च स्वरक्षायामपि समर्थः नासि तर्हि कथमस्मान् रक्षिष्यसि। और तुम तो अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो, तो फिर तुम हम सब की रक्षा कैसे करोगे? थोड़ा सा हमने परेशान किया और तुम परेशान होकर के सब तरफ घूम रहे हो। अन्यः वानरः, दूसरा बंदर कहता है, किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्तिः, क्या तुमने यह पंचतंत्र की उक्ति नहीं सुनी है? यो न रक्षति वित्रस्तान् पीड्यमानान् परैः सदा जन्तून् पार्थिव रूपेण सकृतान्तो न संशयः। यो न रक्षति वित्रस्तान् पीड्यमानान् परैः सदा। बच्चों, ये पहले अन्वय लगा लेंगे इनका पदों का, कि सदा परैः पीड्यमानान् वित्रस्तान् जन्तून् यो न रक्षति। कैसे लगाया? सदा, हमेशा, परैः पीड्यमानान्, दूसरों के द्वारा सताए गए, यहां विशेष विशेषण बनाइए, पीड्यमानान् वित्रस्तान् जन्तून्, दूसरों के द्वारा सताए गए पीड़ित जंतुओं की जो रक्षा नहीं करता है, सह, वह पार्थिव रूपेण कृतान्तः न संशयः, वह प्राणियों का अंत करने वाला, पार्थिव रूपेण मतलब कह रहे वो साक्षात रूप से, वह कृतांतः कहते हैं यम को। बच्चों, किसको कहते हैं? यम को। तो वह साक्षात रूप से क्या है? यम है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो इस प्रकार आप क्या हो? बंदर का कहना है कि आप तो क्या हो? साक्षात यम हो, क्योंकि आप तो हमारे रक्षक नहीं हो, अपितु भक्षक हो। तो इस कारण से आप हमारे राजा नहीं हो सकते। तभी कौवा आ जाता है, वो भी उनकी बातों को सुन रहा होता है। तो वो क्या कहता है? काका, आम सत्यम कथितम त्वया वस्तुतः वनराजः भवितुम तो अहमेव योग्यः। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। वस्तुतः शेर थोड़ी ना जंगल का राजा होने का योग्य है, अपितु वस्तुतः जंगल का राजा तो मैं ही होने योग्य हूं। तो कोयल भी वहीं पास पर पेड़ पर बैठी हुई थी और सारी बातों को सुन रही थी। तो पिकः, अब कोयल बोलती है, कैसे? उपहसन, हंसते हुए, कथम त्वं योग्यः वनराजः भवितुम्। ओ,
तुम कैसे वन के राजा, जंगल के राजा होने के लिए योग्य हो? यत्र तत्र कां कां इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुलीकरोषि। तुम तो जहां कहीं खड़े होते हो, जहां कहीं जाते हो, वहीं कां कां ऐसी कर्कश ध्वनि से वातावरण को एकदम व्याकुल कर देते हो, विचलित कर देते हो। न रूपम न ध्वनिरस्ति, न ही तुम्हारे पास सुंदर रूप है, तुम काले हो, और न ही सुंदर तुम्हारी आवाज है, कर्कश ध्वनि है, कां कां वाली। कृष्णवर्णम मेध्या मेध्य भक्षकम त्वं कथम वनराजम मन्यामहे वयम। कोयल क्या कह रही है बच्चों? कह रही है एक तो तुम काले हो, और दूसरा पवित्र अपवित्र सब खा लेते हो, जीवित भी मरा हुआ भी सब तुम खा लेते हो, तो तुम्हें कैसे हम जंगल का राजा स्वीकार कर लें? काकः अरे अरे किम जलपसी, अरे तुम क्या बोल रही हो? यदि अहम कृष्णवर्णः तर्हि त्वं किम गौरांगः। अच्छा, यदि मैं काला हूं तो क्या तुम गोरी हो? तुम्हारा अंग अंग गोरा है क्या? अपि च विस्मर्यते किम यत् मम सत्यप्रियता तु जनानां कृते उदाहरण स्वरूपा। अपि और क्या तुम भूल रही हो कि मेरी सत्यप्रियता तो लोगों के बीच में उदाहरण के रूप में रखी जाती है। जैसा अनृतम वदसि चेत काकः दशेत, झूठ बोलो गीतो कौआ काट लेगा, झूठ बोले कौआ काटे। इति प्रकारेण, इस प्रकार अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्व प्रथितम, हमारा परिश्रम और हमारी एकता पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ख्यात है। अपि च काकचेष्टः, और कृष्णः, कौआ काला है और पिक भी काली है। को भेदः पिक काकयोः, कौए और कोयल में क्या भेद है? दोनों का ही रंग काला है, कौआ भी काला, कोयल भी काली, तो अंतर क्या है? वसंत समये प्राप्ते, यहां भी बच्चों विशेष्य विशेषण बना लें। प्राप्ते वसंत समये काकः काकः पिकः पिकः भवति। वसंत समय के आने पर, अर्थात वसंत ऋतु जब आती है, तो कोयल की कुहू कुहू सुबह 3 बजे से ही प्रारंभ हो जाती है। आम की बौर लगती है और कोयल कूकने लगती है, तो उस समय मालूम चल जाता है कि कौआ कौन है और कोयल कौन है। और तब कोई कोयल की कालापन नहीं पूछता, उसका कृष्णांग नहीं कहता, अभी तो कोयल की मधुर आवाज की सभी बड़ाई करते हैं। काकः, अब कौए को बहुत गुस्सा आ गया। रे परभित, अरे कोयल, देखो बच्चों, पहले पिकह शब्द आया था कोयल के लिए, अब परभृत शब्द का प्रयोग किया गया, तो दोनों ही बच्चों पर्यायवाची हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अरे कोयल, अहम यदि तव संततिम न पालयामि तर्हि कुत्र स्युः पिकाः। यदि मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं पालूं तो कहां से कोयल मिलेंगी? मैं ही तो उन्हें अपने घोंसले में रख रख के बड़ा करता हूं।
अतः अहम एव करुणापरः, इसलिए मैं ही क्या हूं, बहुत दयालु पक्षी सम्राट का कह, पक्षियों का राजा कौवा हूं। गजः समीपतः एव गच्छन्, जो पास से ही हाथी जा रहा था, उसने सुना और बोला, अरे अरे सर्वं संभाषणं शृण्वन्नेव अहम अत्र आगच्छम्। अरे अरे मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुनी हैं और उसको सुनकर के ही मैं इधर आया हूं। अहम विशालकायः बलशाली पराक्रमी च, मैं क्या हूं, बड़ा विशालकाय शरीर वाला हूं, बहुत बलशाली हूं और पराक्रमी भी हूं। सिंहः वा स्यात् अन्यः, सिंह होवे अथवा कोई अन्य होवे, वन्य पशून् तु तुदन्तं जन्तुम् अहं स्वशुण्डेन पोथयित्वा मारयिष्यामि। वन्य पशून् तुदन्तम, ये भी विशेषी विशेषण है बच्चों, तो इसे भी ऐसे लगा लें, तुदन्तम तो वन्य पशून्, जिन परेशान जीव जंतुओं को, जिन जीव जंतुओं को कोई परेशान करता है, उन जंतुओं को अहम स्वशुण्डेन पोथयित्वा मारयिष्यामि, उन जंतुओं को मैं क्या करता हूं, अपनी सूंड में लपेट करके पटक पटक कर मार देता हूं, मार दूंगा। किम अन्यः कोऽप्यस्ति एतादृशः पराक्रमी, क्या और कोई इस प्रकार पराक्रमी है। अतः अहमेव योग्यः वनराजपदाय, इसलिए मैं ही जंगल के राजा के पद पर सुभूषित स्थापित होने योग्य हूं। दोबारा बंदर में चंचलता पैदा हुई, फिर बंदर बोल पड़ा, वानरा अरे अरे एवं वा, शीघ्रमेव गजस्यापि पुच्छं विधूय वृक्षोपरि आरोहति। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है कि तुम बहुत योग्य हो। अच्छा, तो जल्दी ही क्या करता है, जाकर के उसकी पूंछ को पकड़ के घुमा देता है और उसको घुमा करके जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाता है। गजः तं वृक्षमेव स्वशुण्डेन आलोडयितुम् इच्छति, परं वानरस्तु कूर्दित्वा अन्यं वृक्षम् आरोहति। गजं वृक्षात् वृक्षं प्रतिधावन्तं दृष्ट्वा सिंहः अपि हसति वदति च। बंदर पेड़ पे चढ़ गया होता है, तो गज क्या करता है, हाथी जो होता है वो वृक्ष को अपनी सूंड से घुमाना शुरू कर देता है, घुमाना चाहता है, पर तब तक बंदर क्या करता है, कूद करके दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है। गजम वृक्षात् वृक्षम प्रतिधावंतम, और हाथी को वो क्या करता है, इस प्रकार करके एक वृक्ष से दूसरे पेड़ पर, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पर दौड़ाता ही रहता है। वो जिस पेड़ को वो मरोड़ना चाहता है, घुमाना चाहता है, उस पेड़ से वो कूद करके तब तक दूसरे पे पहुंच जाता है। तो बंदर जैसी हरकत करेगा, तो वो तो क्षण भर में इस पेड़ पर और क्षण भर में दूसरे पेड़ पर। हाथी भारी भरकम इतनी जल्दी भाग नहीं पाता। तो ऐसा देख करके वहां जो शेर था वो भी हंसने लग जाता है और कहता है, भोः गज मामपि एवमेव तुदन एते वानराः। हे गजराज, हे गज भाई, हे हाथीराज, इन बंदरों ने मुझे भी इसी प्रकार परेशान किया था। वानरः एतस्मादेव तु कथयामि यद अहमेव योग्यः वनराजपदाय, येन विशालकायं पराक्रमिणं भयंकरं चापि सिंहं गजं वा पराजेतुं समर्था अस्माकं जातिः। क्या कहता है बंदर, इसीलिए तो कह रहा हूं कि मैं ही जंगल का राजा, इस पद का प्रबल दावेदार हूं, क्योंकि जिससे विशालकाय, ये जो पराक्रमी अपने को बहुत बता रहे हैं कि हम बहुत विशालकाय हैं और बहुत पराक्रमी हैं, बहुत भयंकर जो
शेर और गज हैं, उनको भी हमारी जाति पराजित करने में समर्थ है। अतः इस कारण से जंगल के प्राणियों की रक्षा करने में तो हम ही समर्थ हैं, इसलिए हम ही इस पद के, जंगल के राजा के पद के प्रबल दावेदार हैं। अब आगे देखो बच्चों, एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्य स्थितः एकः बकः। अब वहीं नदी में पास में एक बगुला बैठा हुआ था। वो सारी बात सुन करके बोलता है, अरे अरे मां विहाय कथम अन्यः कोपि राजा भवितुम योग्यः। मुझे छोड़ करके कोई और अन्य कैसे राजा हो सकता है? कथम भवितुम अर्हति। अहम तो शीतले जले बहुकाल पर्यन्तम् अविचलः ध्यानमग्नः स्थितप्रज्ञ इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायान् च चिन्तयिष्यामि। मैं तो शीतल जल में बहुत समय तक ध्यानमग्न रहता हुआ, स्थित प्रज्ञ ध्यान चित्त होता हुआ एकदम स्थिर वृत्ति अपनी कर लेता हूं, सभी की रक्षा का उपाय सोचता रहूंगा और मैं सोचता रहता हूं। योजनाम निर्मीय च, और योजना बना करके सभायाम विविध पदम अलंकुरः कुर्वाणैः जंतुभिश्च मिलित्वा रक्षोपायान क्रियान्वितान कारयिष्यामि। और योजना बना करके सभी जंतुओं को साथ बैठा करके, सभी प्राणियों के साथ मिल करके सभी प्राणियों की रक्षा के उपाय क्रियान्वित करूंगा। अतः अहमेव वनराज पद प्राप्तये योग्यः, इसलिए मैं ही जंगल के राजा की पद के लिए प्रबल दावेदार हूं, क्योंकि मैं तो निरंतर ध्यान मग्न रहता हूं, स्थित प्रज्ञ बनकर के निरंतर समाधि में सभी प्राणियों की रक्षा की चिंतन की विषय में सोचता रहता हूं। तो बगुले ने भी अपना पक्ष रख दिया। अभी सभी पक्षियों की बात समाप्त नहीं हुई, अब एक नए पक्षी आ गए। अब एक नए पक्षी का प्रवेश हुआ, किसका? मोर का। मयूरः वृक्षोपरितः साट्टहास पूर्वकम, वृक्ष के ऊपर बैठे बैठे ही विरम विरम आत्मश्लाघायाः किम न जानासि यत्। रुको रुको, आत्म प्रशंसा अपने मुंह मीहा मिठू, अपने मुख अपनी प्रशंसा करे जा रहे हो, क्या इसका परिणाम नहीं जानते हो? यदि न स्यान्नरपतिः सम्यक् तेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलधौ विप्लवेतेह नौरिव। यदि न स्यात् नरपतिः सम्यक्, क्या कहा? यदि राजा अच्छा नहीं हुआ तो अकर्णधारा जलधौ विप्लवेत इह नौरिव। अब उदाहरण दे दिया कि जैसे अकर्णधारा जलधौ, बिना नाविक के समुद्र में नाव बह जाती है, वैसे ही प्रजा बिना राजा के, बिना अच्छे राजा के, बिना अच्छे नेता का चयन किए, वैसे ही प्रजा भी नष्ट हो जाती है। जिस प्रकार बिना नाविक के नौका समुद्र में डूब जाती है। को न जानाति तव ध्यानावस्थाम, कौन नहीं जानता है तुम्हारी इस ध्यानावस्था को। स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन वराकान मीनान छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्षयसि। स्थित प्रज्ञ ऐसा नाटक करके, इसके बहाने से, व्याजा कहते हैं बच्चों बहाने को, तो मैं बहुत समाधि लगा रहा हूं, ऐसा नाटक करके, बहाना बना करके बेचारी मछलियों को, ठीक है, बराकान कहते हैं बेचारा, ठीक है,
तो वराकान मीनान विशेष विशेषण बन गया। बेचारी मछलियों को छल से पकड़ करके क्रूरता पूर्वक उनको चबा चबा के खा जाते हो। धिक्त्वाम तुम्हें धिक्कार है, तव कारणात् तो सर्वं पक्षिकुलमेव अवमानितम जातम, तुम्हारे कारण तो सारा पक्षी कुल अपमानित है। वानरः सगर्वम, अब वानर फिर उछल करके आ गया और अपना गर्व से सीना चौड़ा करते हुए फिर अतएव कथयामि यत् अहमेव योग्यः वनराज पदाय, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं ही वन के राजा के पद का प्रबल दावेदार हूं, प्रबल योग्यता मुझ में है, मैं ही जंगल का राजा होने योग्य हूं। शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्तु सर्वे वन्य जीवाः, इसीलिए कह रहा हूं जल्दी ही आप सब मेरा राज्याभिषेक करने के लिए सभी वन्य प्राणी तैयार हो जाएं। मयूरः, अब मयूर कहता है अरे वानर तूष्णीं भव, हे बंदर चुपचाप बैठो। कथम त्वं योग्यः वनराज पदाय, तुम कैसे जंगल के राजा के पद के लिए योग्य हो। पश्यतु पश्यतु मम शिरसि राजमुकुटमिव शिखां स्थापयता विधात्रा एव अहं पक्षीराजः कृतः। देखो देखो मेरे सिर में राजमुकुट के समान शिखा रखते हुए परमात्मा के द्वारा मैं पक्षीराज, पक्षियों को राजा बनाया गया हूं। अतः वने निवसन्तं मां वनराज रूपेणापि द्रष्टुम सज्जाः भवन्तु अधुना, इसलिए वन में रहते हुए अब मुझे वन का राजा भी स्वीकार करने के लिए आप सभी तैयारी कर लीजिए। अब परमात्मा ने तो मुझे साक्षात बनाकर भेजा है, देखो मेरे कलंगी लगी हुई है, मैं तो साक्षात वन का राजा होने योग्य हूं। काकः सव्यंग्यम, हंसी उड़ाते हुए उसकी कहता है अरे अहिभुक, अहि कहते हैं बच्चों सांप को, अरे सांप को खाने वाले, नृत्यातिरिक्तम का तव विशेषता, यत् त्वां वनराज पदाय योग्यं मन्यामहे वयम्, नाचने के अलावा तुम्हारी और कोई विशेषता है जो तुम्हें हम वन का राजा मान लें। मयूरः यतः मम नृत्यं तु प्रकृतेः आराधना, मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है, जब मैं नाचता हूं तो जल बरस जाते हैं। पश्य पश्य मम पिच्छानाम अपूर्वम सौंदर्यम, देखो देखो मेरे पंखों का अपूर्व सौंदर्य देखो, ऐसा दिव्य अतुलनीय रमणीय मेरा सौंदर्य देखो। पिच्छान उद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थितः सन्, अपने पंखों को फैला लेता है और नृत्य की मुद्रा को धारण करते हुए कहता है न कोपि त्रैलोक्ये मत्सदृशः सुंदरः, तीनों लोकों में मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं है। वन्य जंतूनां उपरि आक्रमणं कर्तारं तु अहं स्वसौंदर्येण नृत्येन च आकर्षितं कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि। जंगल के जो जंतु हैं उनके ऊपर यदि कोई आक्रमण करता है तो उस आक्रमणकर्ता को मैं अपने सौंदर्य से, अपने नृत्य से आकर्षित करके उसको वन के बाहर कर दूंगा। इसलिए आप सभी निश्चिंत हो जाएं और मुझे वन का राजा बना दीजिए। तो बच्चों आगे क्या हुआ, अतः अहमेव योग्यः वनराज पदाय, ऐसा कौन कह रहा है, मोर कह रहा है कि इसलिए मैं ही वन के राजा के पद के लिए बहुत योग्य हूं। एतस्मिन्नेव काले व्याघ्रचित्रकौ अपि नदी जलं पातुम आगतौ एतं विवादं शृणुतः वदतः च, उसी समय कहीं से घूमते हुए
व्याघ्र, बाघ और चीता दोनों नदी में पानी पीने के लिए आए हुए थे और इस विवाद को सुन रहे थे। तो इस विवाद को सुनने के पश्चात वो दोनों बोले, क्या? व्याघ्र चित्रकौ, बाघ और चीता, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, अरे क्या वन के राजा के पद के लिए सुपात्र मतलब योग्य पात्र का चयन किया जा रहा है क्या? एतदर्थम तो आवामेव योग्यौ, इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। युवामपि यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, आप वैसे चाहें तो सबकी सम्मति से किसी का भी चयन कर सकते हैं, परंतु इस पद के लिए तो वस्तुतः हम दोनों ही योग्य हैं। सिंहः तूष्णीं भव भोः, अरे चुप हो जाओ। युवामपि मत्सदृशौ भक्षकौ न तो रक्षकौ, तुम दोनों भी तो मेरे जैसे ही भक्षक हो, रक्षक तो नहीं हो। एते वन्य जीवाः भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यन्ते, अतएव विचार विमर्शः प्रचलति। ये सभी वन के जीव जो हैं, वन्य प्राणी हैं, ये सभी भक्षकम, जो हम भक्षक लोग हैं, उसको रक्षक पद के योग्य नहीं मानते हैं, अर्थात सभी प्राणियों के राजा के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। इसलिए विचार विमर्श चल रहा है, तो तुम भी तो मेरे कैटेगरी में ही हो, इसलिए थोड़ी देर चुप होकर के सभी प्राणियों की बात सुनो। अब बहुला बोलता है, सर्वथा सम्यक उक्तम सिंह महोदयेन, सिंह महोदय ने बिल्कुल सही कहा है। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, वैसे भी शेर ने तो बहुत लंबे समय से हम लोगों के ऊपर शासन किया है। परम अधुना तो कोपि पक्षी एव राजेति निश्चेतव्यम, किंतु इस समय कोई पक्षी ही राजा होना चाहिए, ऐसा निश्चय कर लीजिए। अत्र तो संशीतिलेशस्यापि अवकाशः एव नास्ति, और इस बात में लेश मात्र का भी संशय नहीं है कि कोई पक्षी वन का राजा बने। हमारा तो मानना यही है कि सिंह ने बहुत लंबे समय तक सभी पक्षियों पर शासन कर लिया, और अब तो कोई ना कोई पक्षी को ही हम में से चुन लो। सर्वे पक्षिणः उच्चैः आमां कश्चित् खगः एव वनराजः भविष्यति इति, हाँ हाँ, निश्चय रूप से कोई न कोई पक्षी ही वन का राजा होगा। पर बच्चों आगे देखो, परम कश्चिदपि खगः आत्मानं विना नान्यं कमपि अस्मै पदाय योग्यं चिन्तयति, तर्हि कथं निर्णयः भवेत्? परंतु कोई भी पक्षी अपने बिना दूसरे जीव को इस पद के लिए योग्य नहीं मान रहा है। सभी लड़ रहे हैं, कौवा अपने को श्रेष्ठ बता रहा है, बगुला अपने को श्रेष्ठ बता रहा है, मोर अपने को श्रेष्ठ बता रहा है, बंदर अपने को श्रेष्ठ बता रहा है, कोयल अपने को श्रेष्ठ बता रही है। तो सब अपने अपने को योग्य बता रहे हैं, परंतु किसी दूसरे को कोई भी नहीं कह रहा है। तर्हि कथम निर्णयः भवेत्? तो ऐसे समय में कैसे निर्णय करें? तदा तब तैः सर्वैः गहन निद्रायां निश्चिन्तं स्वपन्तम् उलूकं वीक्ष्य विचारितं यदेष आत्मश्लाघाहीनः पदनिर्लिप्तः उलूको एव अस्माकं राजा भविष्यति। परस्परम् आदिशन्ति च तदा नीयन्तां नृपाभिषेक संबंधिनः संभाराः इति। तो बच्चों सबने क्या सोचा? क्योंकि सब अपने अपने को अच्छा कह रहे थे, कोई भी मिलकर के एक मत की बात नहीं कह रहा था कि हाँ आप राजा बन जाओ और हम सब स्वीकार कर लेंगे।
दूसरे को बनाने को कोई तैयार नहीं था बच्चों, सभी लड़ ही रहे थे। तो उनमें से कोई भी ना बन जाए, तो क्या सोचा पक्षियों ने, वो दूर एक पेड़ पर गहन गहरी निद्रा में निश्चिंत सोता हुआ उल्लू को देख करके सबने सोचा कि अरे ये बिल्कुल भी आत्मश्लाघा नहीं कर रहा है, अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा है, और ना ही इसको कोई पद का लालच है। तो चलो, ना ही इसको पद का लालच है और ना ही ये अपनी प्रशंसा कर रहा है, तो चलो यही हमारा राजा होगा और इसको हम अपना राजा स्वीकार कर लेते हैं। तो सब एक दूसरे को आदेश देते हैं और कहते हैं कि चलो राज्याभिषेक की तैयारी शुरू करते हैं और उसके आवश्यक जो जो वस्तुएं हैं उन सबको लेकर के आए। सर्वे पक्षिणः सज्जायै गन्तुमिच्छन्ति तर्हि अनायास एव। सभी पक्षी उल्लू को वनराज बनाने के लिए जा ही रहे थे, तभी अचानक से कौवा बोल पड़ता है, अट्टहासपूर्णेन स्वरेण, हंसता हुआ कस करके बोलता है, सर्वथा अयुक्तमेतत्, ये बिल्कुल अनुचित है। यद मयूर हंस कोकिल चक्रवाक शुकसारसादिषु पक्षि प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवान्धस्यास्य करालवक्त्रस्य अभिषेकार्थम सर्वे सज्जाः। बच्चों यहां पर ये पूरा एक शब्द है, तो आपको प्रयास करना है कि इस समस्त पद को, जैसे इसमें डैश डैश लगे हुए ना, तो प्रधानेषु तक ये एक पद है, तो इसको आराम से आप उच्चारण करेंगे कि जो मयूर, फिर से एक बार संस्कृत में बोल के देख लें, यन मयूर हंस कोकिल चक्रवाक शुक सारसादिषु, इस प्रकार। और ये विशेषण बन गया पक्षी प्रधानेषु, पक्षियों में प्रधान जो मयूर मोर, हंस कोयल, चक्रवाक कहते हैं बच्चों क्रौंच पक्षी को, चकवा चकवी भी उसको हम हिंदी में कहते हैं कि चकवा चकवी इनका नाम होता है। तो जो आपकी भाषा में क्रौंच कहा जाता हो तो क्रौंच समझ लें, अथवा चकवा चकवी। शुक कहते हैं बच्चों तोते को, और सारस बगुले को। तो इन सभी जो पक्षियों में प्रधान, जो मोर, हंस, कोयल, चक्रवाक, शुक, तोता और बगुले इत्यादि हैं, इन सबके रहते हुए दिवान्धस्य अस्य, यहां पर बेटा संधि हुई है, दीर्घ संधि, पहले अलग कर लो, दिवान्धस्य अस्य, तो दिवान्धस्यास्य, तो दिन में इस अंधे को, मतलब जिसको दिन में नहीं दिखाई पड़ता है, ऐसे इस दिन में अंधे कराल वक्त्रस्य, जिसका शरीर क्या है, एकदम काल कराल सा, इसका शरीर एकदम काला काला सा है, इसको तुम सब अभिषेक, इसका राज्याभिषेक करने जा रहे हो, इसके लिए तैयार हो। पूर्णम दिनम यावत निद्रायमाणः एषः कथम अस्मान् रक्षिष्यति। अरे पूरे दिन सोने वाला यह कैसे हम लोगों की रक्षा करेगा। वस्तुतस्तु स्वभाव रौद्रमत्युग्रम क्रूरमप्रियवादिनम् उलूकं नृपतिं कृत्वा कानुसिद्धिर्भविष्यति। क्या कह रहा है कौवा कि स्वभाव रौद्रमत्युग्रम, अरे स्वभाव से बिल्कुल रौद्र रूप धारण किए रहता है, बहुत उग्र स्वभाव वाला है और बहुत क्रूर है और अप्रियवादी है, कभी भी मीठा बोलना जानता ही नहीं है, बहुत कड़वा बोलता है। और इसको, इस उलूक को राजा बना करके हमको कौन सी सिद्धि हो जाएगी, क्या उपलब्धता, क्या सिद्धि हो जाएगी, क्या सफलता मिल जाएगी। तो इस तरह कौवा कह करके अपना विरोध प्रकटता है। ततः प्रविशति प्रकृति माता, उसी समय है प्रकृति माता प्रवेश करती हैं। प्रकृति माता सस्नेहम, प्रकृति माता सबको स्नेह पूर्वक, भोः भोः प्राणिनः,
सभी प्राणियों, यूयं सर्वे एव मे संततिः, तुम सब मेरी संतान हो। कथम मिथः कलहम कुर्वन्ति, क्यों तुम सब आपस में लड़ाई कर रहे हो? प्रकृति माता क्या है? सबकी माता है, सभी पक्षियों की, पशुओं की, सभी जीव जंतुओं की प्रकृति माता है। तो बच्चों, वस्तुतः सर्वे वन्य जीविनः अन्योन्याश्रिताः, ऐसा कौन कह रहा है? प्रकृति माता कह रही है कि सभी वन्य जीव वस्तुतः आपस में अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे की सहायता से ही रहते हैं। जैसे कोयल के बच्चों को कौआ पाल रहा है और कौआ को भोजन अन्य जीव प्रदान कर रहे हैं। तो इस प्रकार सभी जीव एक दूसरे के आश्रित हैं। सदैव स्मरत, तुम सब हमेशा याद रखना, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षट्विधम प्रीति लक्षणम। ददाति प्रतिगृह्णाति, देता है, प्रतिगृह्णाति लेता है, गुह्यम आख्याति, गुह्य को कहता है, गुह्य कहते हैं बच्चों रहस्य को, तो रहस्य वाली बात को बताता है, और पृच्छति पूछता है, भुंक्ते खाता है, और भोजयते सबको खिलाता है। इस प्रकार ये 6 लक्षण क्या है? प्रीति के लक्षण हैं। तो देना, लेना, रहस्य को बताना, पूछना, खाना, खिलाना, ये सभी रहस्य के लक्षण हैं, प्रीति के लक्षण हैं। तो मिलजुल के रहने के लिए इन सभी गुणों को धारण करना चाहिए। सभी प्राणी समवेत स्वर से, एक स्वर से बोलते हैं। मातः कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक्, परम वयं भवतीं न जानीमः, भवत्याः परिचयः कः। सभी प्राणी एक स्वर से बोलते हैं, मातः, हे माता, आप तो बिल्कुल सही बात कह रही हैं, पर हम आपको नहीं जानते हैं, आपका परिचय क्या है? प्रकृति माता कहती हैं, अहम प्रकृति ही युष्माकम सर्वेशाम जननी, मैं प्रकृति ही तुम सबकी माता हूं, तुम सब मेरे प्रिय हो, सभी सर्वेशाम मत कृते महत्वम विद्यते, और तुम सबका ही मेरे लिए महत्व है। यथा समयम न तावत कलहेन समयम वृथा यापयन्तु, इसलिए समय समय पर तुम सबका मेरे लिए महत्व है, इसलिए व्यर्थ लड़ाई करके समय बर्बाद मत करो। अपितु मिलित्वा एव मोदध्वम जीवनम च रसमयम कुरुध्वम, इसलिए मिल करके आनंद मनाओ और अपने जीवन को रसमय बना दो, आनंदमय बना दो। इसीलिए कहा गया है, प्रजा सुखे सुखम राज्यः प्रजानां च हिते हितम्, नात्म प्रियम हितम राज्यः प्रजानां तु प्रियम हितम्। प्रजा का सुख में ही राजा का सुख है, और प्रजाओं के हित में ही राजा का हित होता है। और नात्म प्रियम हितम राज्यः, राजा का अपना कोई प्रिय नहीं होता और न ही कोई प्रिय हित होता है। प्रजा का प्रिय ही राजा का प्रिय होता है, और प्रजा का हित ही राजा का हित होता है। इसलिए अपने अपने विषय में मत सोचो, सबके सुख के विषय में सोचो। ऐसा प्रकृति माता बच्चों सबको, सभी प्राणियों को संदेश दे रही हैं। अपिच और भी क्या कहा गया है, अगाध जल संचारी न गर्व याति रोहितः, अंगुष्ठोदक मात्रेण शर्फरी फुरफुरायते। कह रहे अगाध जल संचारी, बहुत सारे जल में रहने वाली, रोहितः न गर्वम याति, रोहित नाम की जो मछली है वो कभी भी घमंड नहीं करती है। जबकि अंगुष्ठोदक, अंगुष्ठ कहते हैं बच्चों अंगूठे को, तो अंगूठे भर गहरे जल में, मतलब जितना अंगूठा डूब जाए,
इतने गहरे जल में रहने वाली छोटी सी मछली शरफरी वो क्या करती है, उछलती रहती है। तो छोटी मछली उछलती है, बल्कि जो गुणों से भरपूर होते हैं वो कभी भी उछलते नहीं हैं। इसलिए सभी मिल कर के रहो, ऐसा प्रकृति माता संदेश दे रही हैं। अतः भवन्तः सर्वेपि शफरीवत् एकैकस्य गुणस्य चर्चां विहाय मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय वन रक्षायै च प्रयतन्ताम्। क्या कहा प्रकृति माता ने कि शफरी के समान तुम सभी एक एक गुणों की चर्चा को छोड़ करके, जैसे वो थोड़े से जल में उछलती है, उसको छोड़ करके रोहित मछली के समान सभी मिलकर के प्रकृति के सौंदर्य के लिए और वन की रक्षा के लिए प्रयत्नशील हो जाओ। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ति मिलित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायन्ति। सभी मिलकर के प्रकृति माता को नमस्कार करते हैं और दृढ़ पूर्वक सभी एक साथ समवेत स्वर में गायन करते हैं। प्राणिनां जायते हानिः परस्पर विवादतः अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। परस्पर विवादतः, परस्पर विवाद करने से प्राणियों की हानि होती है, जबकि एक दूसरे का सहयोग करने से हमेशा उनका लाभ ही होता है। तो इसलिए बच्चों, यह पाठ हमें यह शिक्षा दे रहा है कि सभी बच्चे, सभी व्यक्ति, सभी प्राणी परस्पर यदि मिलकर के रहेंगे तो उनका लाभ होगा, परंतु यदि परस्पर वे विवाद करते रहेंगे तो उनकी हानि होगी। तो इसलिए लाभ यदि चाहिए तो मिलकर के रहना सीखो। यही इस पाठ का संदेश है। बच्चों, यह पाठ बहुत लंबा था, इसमें पूरे 45 मिनट्स निकल गए, तो इस कारण से इसका अभ्यास मैं नेक्स्ट इसी के पार्ट 2 में आपको देने वाली हूं। आपको यदि अभ्यास करना है तो बच्चों इसका नेक्स्ट वीडियो आप अवश्य देखें और वहां पर आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। और कहीं पाठ में भी यदि आपको संदेह हो, कहीं आप नहीं समझ पाए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में मुझे लिख करके बता सकते हैं। और आप नेक्स्ट वीडियो इसका जो है वो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल का नाम है दैवी वाक। फिर मिलेंगे बच्चों। धन्यवाद। पुनर्मिलामः।